प्रिय विद्यार्थियों, मैं मनीष शंकर तिवारी, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पीपरपानी, विकासखंड साईखेड़ा, जिला नरसिंहपुर से। और हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में। अभी तक हमने देखा कि यूरोप में समाजवाद की स्थापना के लिए, समाज परिवर्तन के लिए अलग अलग समूहों के द्वारा अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे रेडिकल्स के द्वारा, उदारवादियों के द्वारा, रूढ़िवादियों के द्वारा, स्पेशली उदारवादियों और रेडिकल्स के द्वारा। लेकिन उदारवादियों और रेडिकल्स के इन प्रयासों को संपूर्ण प्रयास नहीं मानने वाला भी एक समूह था, जिसको हम बोलते हैं समाजवादी समूह। यूरोप के अलग अलग देशों में तो समाजवादी सत्ता के करीब तक तो पहुंचे, सत्ता का प्रतिनिधित्व तो किया, लेकिन सत्ता का अंग नहीं बन पाए। मतलब उनको इतना बहुमत नहीं मिला कि वे शासन व्यवस्था का अंग बन पाए, कार्यपालिका का हिस्सा बन पाए। लेकिन यूरोप के अन्य देशों की तुलना में रूस में यह व्यवस्था बदल गई। रूस में समाजवादियों की सरकार बन गई, लेकिन इसके लिए उनको एक बहुत बड़ी क्रांति करना पड़ी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, सुना और समझा कि जार के निरंकुश शासन के खिलाफ में जनता ने विद्रोह किया था, लेकिन विश्व युद्ध के छिड़ जाने के बाद लोगों ने जार का समर्थन किया। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, युद्ध से रूस की जनता परेशान हो गई। जार भी कुछ समय तक तो निर्वाचित प्रतिनिधियों की राय सलाह लेता, लेकिन इसके बाद उसने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। जब ऐसा हुआ तो जनता भड़क उठी। रूस के सैनिक भी पराजय से परेशान हो गए, हताश हो गए, निराश हो गए। रूसी सेना युद्ध के मोर्चों से पराजित होकर जब पीछे लौटने लगी तो उसने खेत खलिहानों को, इमारतों को आग लगा दी। बड़ी भयावह स्थिति हो गई और इस तरह से रूस में सैनिकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ लगभग बगावत जैसी स्थिति उत्पन्न कर ली। रूस की राजधानी पेट्रोग्राद, जहाँ पर मजदूर वर्ग के लोग भी रहते थे और एक तरफ संपन्न, अमीर और कारखानों के मालिक रहा करते थे, साथ ही कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि भी वहाँ पर रहते थे। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था बड़ी अलग थी। अमीर लोग गरीबों को बड़ी हेय दृष्टि से देखते और उनके प्रति दुर्व्यवहार रखते। ये सब वजहें थी रूस में वर्ग भेद वाली क्रांति के पैदा होने की। तो आज हम इसी रूसी क्रांति के दूसरे भाग के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं, पेट्रोग्राद की फरवरी क्रांति। चलिए आरंभ करते हैं। आज हम कक्षा 9 के इतिहास विषय के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के अंतर्गत फरवरी क्रांति की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि फरवरी के बाद क्या हुआ और अक्टूबर 1917 की क्रांति के बारे में बात करेंगे। चलिए हम देखते हैं पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। सन 1917 की बात है। पेट्रोग्राद जो उस समय रूस की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ के हालात बहुत ख़राब थे, वहाँ की स्थिति बहुत गड़बड़ थी। वजह युद्ध की विभीषिका के बाद ये चित्र को जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वहाँ पर खाने के लाले पड़ गए, रोजगार की स्थिति भंग हो गई, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अच्छा, वहाँ पर एक चीज़ और थी। वहाँ पर तो ऐसा लगता था मानो जनता में भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई है। मतलब ऐसा लगता था कि अमीरों को, पैसे वालों को अलग बसाया जाए और गरीबों को और जो मजदूर हैं उनको अलग बसाया जाए। गरीबों और अमीरों के बीच में बहुत बड़ी खाई थी और उस खाई का नाम था नेवा नदी। इस नेवा नदी के दाएं तट पर मजदूरों के क्वार्टर्स हुआ करते थे, कारखाने स्थापित भी इसी तरफ थे। जबकि बाएं किनारे पर इस नेवा नदी के फैशनेबल इलाके हुआ करते थे, जहां पर अमीर लोग रहा करते थे। इन फैशनेबल इलाकों में धनवान लोग रहा करते थे। इसी बाएं किनारे पर विंटर पैलेस भी था, कुछ सरकारी इमारतें भी थीं। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी, वह भी इस नेवा नदी के बाएं किनारे पर स्थित थी। तो इस तरह से आप लोग देख के समझ सकते हैं कि पेट्रोग्राद जो रूस की राजधानी थी, उस राजधानी में समाज के रहने का जो तरीका था, बसाहट की जो व्यवस्था थी, वह भी वर्ग भेद से परिपूर्ण थी। एक तरफ तो गरीबों के, मजदूरों के क्वार्टर्स हुआ करते थे और उसी तरफ चिमनियाँ बना दी गई थीं, उसी तरफ
कारखाने बना दिए गए थे। कारखानों की चिमनियों का धुआं भी उन्हीं को परेशान करता था, मज़दूरों को। जबकि दूसरी तरफ बाएं किनारे पर फैशनेबल रिहायशी इलाके, मतलब अमीरों के घर, विंटर पैलेस यानी राजा का घर, सरकारी इमारतें और ड्यूमा जहाँ पर बैठकें होती थी। इस तरह से हमको दिखता है कि वहाँ पर किस तरह से ऊंच नीच और भेदभाव की बातें अपने चरम पर थीं। फरवरी में क्या होता है कि मज़दूरों के इलाके में खाद्य पदार्थ की कमी हो जाती है। फरवरी मतलब ये 28 की फरवरी होती, इसलिए हमने इसको पंचांग में 28 लिखा है, फरवरी का ही नहीं लिखा है। तो इस तरह से तार्किक रूप से आप इसको समझ सकते हैं कि फरवरी के महीने का ही कैलेंडर है। तो फरवरी के महीने में मज़दूरों के इलाके में, मतलब नेवा नदी के दाएं तट पर खाद्य पदार्थों की बहुत भारी कमी हो जाती है। मज़दूरों के थाली से भोजन गायब हो जाता है। उस साल ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी ने हालत और ज़्यादा खराब कर दिए थे। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। आपने पिछले वीडियो में देखा, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि जो जार है उसने पहले ड्यूमा की बात तो मान ली थी कि निर्वाचन की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था, लेकिन वह 2 बार इसको भंग कर चुका था और तीसरी बार ड्यूमा में ऐसे प्रतिनिधि लेकर आया था जो जार के मुताबिक काम कर सकें। लेकिन जार जो है किसी भी तरह का अपने ऊपर कोई प्रेशर चाहता ही नहीं था और इसलिए वह फिर से ड्यूमा को भंग करने के लिए लगातार प्रयासरत था। जबकि ड्यूमा के जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे वो ये चाहते थे कि यह ड्यूमा को बर्खास्त ना किया जाए, भंग ना किया जाए। 22 फरवरी की बात है ये। 22 फरवरी को दाएं तट पर, मतलब जिस तरफ मजदूर रहा करते थे, जिस तरफ फैक्ट्रियां हुआ करती थी, वहां पर एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के समर्थन में, इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 और फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। मतलब दाएं तट पर जहां पर कारखाने स्थापित थे, जहां पर मजदूरों के घर हुआ करते थे, 22 फरवरी को वहां पर एक फैक्ट्री में लोगों ने अपनी मांगों को लेकर तालाबंदी घोषित कर दी। और जब तालाबंदी घोषित कर दी तो अगले दिन यह खबर अन्य कारखानों के मजदूरों तक पहुंच गई और उन मजदूरों ने इनके समर्थन में अपनी फैक्ट्रियों में भी तालाबंदी कर दी और हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व जो है वह औरतें कर रही थीं और इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि रूसी क्रांति के दौरान कारखानों में हड़तालों का नेतृत्व 8 मार्च से महिलाओं के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों को नहीं होगा। आंदोलनकारी जो थे, ये हड़ताली मजदूर जो थे, ये आंदोलनकारी जनता बस्ती पार कर दी उन्होंने। मतलब जनता बस्ती मतलब दाएं तट से अब वे बाएं तट की तरफ आने लगे और आने के बाद राजधानी के बीचों बीच नेवस्की प्रॉस्पेक्ट तक पहुंच गए। मतलब जो भीड़ थी आंदोलनकारियों की वह है पेट्रोग्राद, राजधानी की मुख्य सड़क, वहां पर नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट एक जगह थी, वहां तक पहुंच गई। हालांकि इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से या संगठित रूप से संचालित नहीं कर रही थी। ये जो आंदोलन था यह स्वतः स्फूर्त मजदूरों का आंदोलन था। इसको किसी भी तरह से कोई पॉलिटिकल सपोर्ट या पॉलिटिकल मार्गदर्शन, गाइडेंस किसी भी तरह से नहीं मिल रहा था। तो आप लोगों ने देखा कि रूस के अंदर जो राजधानी पेट्रोग्राद थी वहाँ पर जो रहने की व्यवस्था थी, जो बसाहट थी, वह भी अपने आप को दर्शाने काफ़ी थी कि एक तरफ अमीरों के घर थे और गरीबों को तो नदी के दूसरी पार बसा दिया गया था। और जिस तरफ गरीबों का घर था उसी दिशा में फैक्ट्रियां डाल दी गई। फैक्ट्रियों का कबाड़, फैक्ट्रियों का गंदा पानी, फैक्ट्रियों का गंदा धुआं झेलने को भी वे मजदूर विवश हुआ करते थे। ये स्थितियां उस रूस की थी जिसे आज हम विकसित देशों में वर्ल्ड पावर मानते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि वहाँ पर क्रांति के लिए और क्या क्या हुआ। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया।
जब सरकार ने कर्फ्यू लगाया तो शाम तक प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए, इधर उधर उनको भागना पड़ा। लेकिन प्रदर्शनकारी भी अपनी बात पर अड़े हुए थे और 24 और 25 तारीख को वे फिर से इकट्ठा होने लगे। अब सरकार उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात करने लगी। इस तरह से प्रदर्शनकारियों पर अब सरकारी शिकंजा कसने की बारी आ चुकी थी। फरवरी 25 दिन था, रविवार। उस दिन सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार मतलब जार ही सरकार थे, उन्होंने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिज्ञ बयान देने लगे और कहने लगे कि जार के द्वारा की गई यह कार्रवाई अनुचित है, ऐसा जार को नहीं करना था, ड्यूमा को बर्खास्त नहीं करना था। और इसीलिए 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में नेवा नदी के बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। रहते कहाँ थे वे लोग? नेवा नदी के दाएं तट पर यहाँ रहते थे, लेकिन प्रदर्शन करने के लिए उनको बाएं तट पर आना पड़ा और इकट्ठे हो गए। क्यों? क्योंकि उन फैक्ट्रीज के मालिक सरकार के कर्ता धर्ता और जार का महल सब कुछ बाएं तट पर ही हुआ करता था। और इसलिए जब वो इस तरफ आ गए, इकट्ठा हो गए, तो सरकार भी पीछे हटने वाली नहीं थी। 27 को इस भीड़ ने पुलिस मुख्यालय पर, 27 को मतलब 27 फरवरी को, ये जो भीड़ उस तरफ से इस तरफ आई थी, बाएं तट पर आ गई थी, फैशनेबल रिहायशी इलाकों की तरफ आ गई थी, पुलिस मुख्यालयों पर उन्होंने हमला कर दिया और उसे तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया। इस तरह से पुलिस मुख्यालय के नष्ट होने से सरकार रुष्ट हो गई। ये लोग रोटी, तनख्वाह और काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते और सड़कों पर जमा हो गए। इनका नारा था, हमको खाने को रोटी दो, हमको पूरी तनख्वाह दो और हमारे काम के घंटे कम करो। साथ ही हमको भी वे लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हों जो पैसे वालों को हासिल हैं। आखिर ये पैसे वाले हमारी ही मेहनत से तो पैसे वाले बने हैं, यदि हम मेहनत ना करें तो इनके पास पैसा कहाँ से आएगा। इस तरह की विचारधारा के साथ, इन तरह के नारों के साथ ये भीड़ जो है वह सड़कों पर जमा होने लगी। अब सरकार की पेशानी पर बल आना स्वाभाविक था। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए, सरकार हालात खराब ना हो इसके लिए एक बार फिर उसने घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया। और ये घुड़सवार सैनिक क्रांतिकारियों को, आंदोलनकारियों को घेर कर खड़े हो गए। लेकिन जब घुड़सवारों को इन प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोली चलाने का आदेश मिला तो इन प्रदर्शनकारियों ने गोली चलाने से मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि हम इन मजदूरों पर गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि उनकी सहानुभूति मजदूरों के प्रति थी। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और वे हड़ताली मजदूरों के साथ आकर मिल गए। और इस तरह सेना और मजदूर दोनों क्रांति में, आंदोलन में एक साथ हो गए। उस शाम को, जिस शाम गोली मारी गई, सिपाहियों ने मजदूरों पर गोली मारने से मना कर दिया, उस शाम को सिपाही और मजदूर एक जगह पर इकट्ठे हुए। वह जगह वही थी जहां पर ड्यूमा की बैठकें हुआ करती थीं। इन दोनों ने बैठ के वहाँ पर निर्णय लिया। कौन ने? सिपाहियों ने और मजदूरों ने यह निर्णय ले लिया कि अब हमको संगठित होना पड़ेगा। और यहीं से सोवियत का जन्म हुआ, पेट्रोग्राद सोवियत नाम दिया गया। यह सैनिक मजदूर गठबंधन था जो आंदोलन कर रहा था लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए, काम के घंटे कम करने के लिए, अच्छी वेतन के लिए और समान अधिकारों के लिए, रोजी रोटी के लिए। ठीक है ना? तो इस तरह से जो हम सोवियत संघ बोलते हैं, यह जो सोवियत है, सोवियत का अर्थ होता है परिषद। इन दोनों ने मिलकर एक आंदोलनकारी परिषद का गठन कर लिया। अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने के लिए गया तो सैनिक कमांडरों ने राजा को, जार को यह सलाह दी कि भैया पब्लिक बहुत गुस्से में है राजा साहब, आप तो एक काम करो, जल्दी से जल्दी गद्दी छोड़ दो, इसी में आपकी भलाई है। जार ने भी कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ, बताओ भागने का रास्ता कहाँ है। और इस तरह से 2 मार्च को जार ने गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने के लिए
एक जिम्मेदारी देने के लिए संविधान सभा बनाई जाए और उस संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि दुखों से परिपूर्ण जीवन जीने वाले इन मजदूरों ने जब क्रांति का झंडा बुलंद किया, उधर राजशाही से त्रस्त सैनिकों ने इन मजदूरों पर गोली चलाने से मना किया और उल्टा आदेश देने वाले रेजिमेंट के अफसर को शूट कर दिया। शाम को मजदूर और सिपाही इकट्ठे हुए और उन्होंने एक सोवियत का गठन कर लिया। सोवियत यानी परिषद का गठन कर लिया। उस परिषद के माध्यम से ये लोग चाहते थे कि अब संविधान सभा का निर्माण हो। फिर से याद कीजिए वो फ्रांसीसी क्रांति, राजा के खिलाफ नेशनल असेंबली बनी। नेशनल असेंबली ने बोला कि भैया अब तो आपको संविधान से चलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जार को पहले ही उसके कमांडरों ने बोल दिया निकल भागो, वरना ये प्रदर्शनकारी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं, फ्रांस याद कर लो। बस यही हुआ। चलिए आगे देखते हैं फरवरी के बाद क्या हुआ। अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूमि स्वामी और प्रभावशाली उद्योगपति थे। मतलब जो अंतरिम सरकार का गठन सोवियत ने और ड्यूमा के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने मिलकर किया, उसमें ये लोग थे। साथ में उदारवादी और समाजवादी लोग शामिल हो गए। उदारवादी और समाजवादी मतलब वे लोग जो सोवियत के सदस्य थे। ये लोग ये चाहते थे, सोवियत के सदस्य उदारवादी और समाजवादी, कि जल्दी से जल्दी अब निर्वाचित सरकार का गठन हो। अंतरिम सरकार से काम चलने वाला नहीं है। जनसभा को करने के लिए, संगठन बनाने के लिए लगी पाबंदी जो राजा ने लगाई थी, उस पाबंदी को हटा लिया गया। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक सा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सभी जगह सोवियतें बना ली गईं। जैसे ही राजधानी में सोवियत या परिषद बनाने की खबर आई, सारे देश में इस तरह की सोवियतें बना ली गईं। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के जो निर्वासित जिनको हटा दिया गया था, बाहर भेज दिया गया था, वे नेता थे व्लादिमीर लेनिन। वे वापस रूस लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि युद्ध नहीं होना चाहिए और सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। सोवियतों मतलब वे परिषदें जिन पर उदारवादियों का और समाजवादियों का बोलबाला था। लेनिन ने अपने बयान जारी किया। उसने कहा कि युद्ध जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, तत्काल समाप्त किया जाए। जो ज़मीनें किसानों से सरकार ने ले ली हैं, वे सारी ज़मीनें किसानों को दी जाएं ताकि वह उनमें खेती कर सकें। साथ ही उन्होंने नारा बुलंद किया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन 3 मांगों को ही लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अब रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए अपनी जो बोल्शेविक पार्टी है उसका नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए और इस प्रकार बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी हो गया। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। आप याद कीजिए रॉबर्ट मैक्समिलियन का समय। उस समय जब रॉबर्ट मैक्समिलियन ने आतंक का राज स्थापित किया था तो उसके सहयोगी भी हैरान हो गए थे। इसी तरह से यहाँ पर हालांकि ये लेनिन और मैक्समिलियन में ज़मीन आसमान का अंतर था। लेनिन के जो समर्थक थे उनको काफ़ी हैरानी हुई अप्रैल थीसिस की बात सुनकर। क्यों? क्योंकि उसके जो सहयोगी थे, सोवियतों में जो काम कर रहे थे लोग, उनको लगता था कि समाजवादी क्रांति के लिए अभी सही समय नहीं आया है। अभी तो हमको अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा, रूढ़िवादी क्या चाहते थे कि बदलाव तो हो लेकिन धीरे धीरे हो। और इस तरह के जो लोग, उदारवादी और रूढ़िवादी किस्म के जो लोग वहाँ पर अंतरिम सरकार में थे, वे चाहते थे कि लेनिन के ये रेडिकल प्रयास जो है कि सुबह हो और सारा कुछ बदल जाए, उसका अभी वक्त नहीं आया है। फिलहाल अंतरिम सरकार को ही सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगले कुछ ही महीनों में जो घटनाएं घटी, उसने इस सोच को बदल दिया। जैसे फ्रांस की क्रांति ने सोच बदली थी, ऐसे ही रूस में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे उनको ये सोच बदलना पड़ा और अंतरिम सरकार की जगह पर निर्वाचित सरकार के लिए समाजवादी क्रांति करने के लिए तैयार होना पड़ा। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया
औद्योगिक इलाकों में मजदूर फैक्ट्रियां बनाई गईं। इन फैक्ट्रियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। सेना में भी सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेज दिए। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी, बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा। सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूर नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित विशाल प्रदर्शन का भारी दमन किया गया। बहुत सारे नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि लेनिन ने जैसे ही अप्रैल थीसिस पेश की, उसके सहयोगी भी अवाक रह गए। उन्हें लगा कि समाजवादी क्रांति का भी समय नहीं है, अंतरिम सरकार को सपोर्ट करो, जैसे ही अनुकूल वक्त आएगा हम समाजवादी क्रांति करके निर्वाचित सरकार चुन लेंगे। लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से उनकी ये सोच बदलना पड़ी। चलिए आगे देखते हैं। गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई थीं। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी ज़मीनों पर कब्जा जमा ही लिया। अब बात करते हैं अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोपने की आशंका दिखने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में बातचीत करना शुरू कर दिया। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की ये सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए पेट्रोग्राद शहर से बाहर चले गए। सुबह सुबह ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। सरकार की इस क्रिया को देखते हुए, सरकार की इस कार्रवाई को देखते हुए बिल्कुल न्यूटन के तीसरे नियम की तरह पलक झपकते ही प्रतिक्रियावादी नीति क्रांतिकारियों ने की और उन्होंने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि जाओ सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लो। और जब उन्होंने ऐसा किया तो अनेक मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया। उसी दिन उन्होंने औरेरा युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी और इस तरह जो युद्धपोत सैनिकों के कब्जे में था, उस युद्धपोत के माध्यम से विंटर पैलेस को बम से उड़ा दिया गया। अन्य युद्धपोतों को लेकर के वे नेवा नदी के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समितियों के नियंत्रण में आ चुका था। सारे मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें बहुमत से बोल्शेविकों की कार्यवाही का समर्थन किया गया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगीं। सरकारी पक्ष और आंदोलनकारियों के बीच जमकर गोलीबारी हुई, विशेषकर मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक आते आते मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके में बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि वर्ग भेद के खिलाफ वर्ग संघर्ष हुआ और विशेष व्यवस्था, मतलब 2 लोगों के लिए, एक संपन्न वर्ग के लिए, एक निर्धन वर्ग के लिए, इसको स्वीकार नहीं किया गया। सिपाहियों ने भी रूस में मजदूरों का साथ दिया और उन्होंने गोलीबारी का इस्तेमाल किया और विंटर पैलेस को नष्ट कर दिया, बमबारी उसके ऊपर गिरा दी। जैसे ही विंटर पैलेस पे बमबारी शुरू हुई, राजा के मंत्रियों, अंतरिम सरकार के जो निर्वाचित मंत्री थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार बोल्शेविकों का नियंत्रण रूस की सत्ता पर हो चुका था। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि संघर्ष की जीत हुई। अभी हालांकि यह पड़ाव मात्र था। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि कैसे
क्रांतिकारियों ने, बोल्शेविक समितियों ने रूस में आखिरकार जाकर सत्ता पर अपना कब्जा जमा लिया और इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ी, संघर्ष करना पड़ा। सिपाहियों ने अंत में जब किले पर, महल पर बमबारी की तो राजा के समर्थक मंत्रियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। रूस की क्रांति अभी एक लंबा सफर तय करेगी। आगे भी आपको बहुत कुछ समझना है, सीखना है कि रूसी क्रांति सफलता के द्वार पर, पूर्ण सफलता के द्वार पर कैसे पहुंची। लेकिन उसके पहले आपको आज इस वीडियो में आपने जो कुछ भी देखा है उसके लिए कुछ 5 प्रश्न हैं, उनको आप नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न है, बोल्शेविकों का नेता कौन था? दूसरा, अप्रैल-थीसिस क्या है? तीसरा, 1917 की रूसी क्रांति के पहले रूसी श्रमिकों की हालत क्या थी? 1917 में रूस में जार का शासन क्यों समाप्त हो गया? यह चौथा प्रश्न है। और अंतिम प्रश्न, रूसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है और अपने टीचर से डिस्कस करना है, क्योंकि आपको पता है कि अब आपको विद्यालय जाने के लिए भी छूट मिल चुकी है। आप उसका फ़ायदा उठाएं और अपने टीचर से रूसी क्रांति पर, फ्रांसीसी क्रांति पर, यूरोप में समाजवाद के आगमन पर बहुत विस्तृत चर्चा करें और बहुत अच्छे से चर्चा करें, ताकि आपके दिमाग में किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। ठीक है ना? और एक बात और, हम लोग एक जन आंदोलन का हिस्सा हैं जिसमें हमको कोविड-19 से बचाव के लिए एक शपथ लेना है। आप लोग भी इस तरह की शपथ लें और दिलाएं। साथ ही सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।